जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। इस वक्त मैं बात करना चाहूँगी कि इंडिया में जो एक बहुत बड़ी सेरेमनी हुई है, तो ये सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी ही नहीं थी, बल्कि ये नरेंद्र मोदी की ग्लोबल साउथ के एक इमर्जिंग लीडर के तौर पर एक सेरेमनी थी। इसको इस तरीके से लिया जाना चाहिए। देखिए, एक ऐसा इवेंट जहां पर नेबर्स फर्स्ट दिखाई देता है और नेबर्स को बुलाया जाता है, उनको आगे रखा जाता है और उनके सामने ये ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि भारत अपने नेबर्स को कितना इम्पोर्टेंट समझता है। इंडिया के लिए उसका हमसाया कितना अहम है। आपको याद है जनरल मुशर्रफ ने किताब लिखी थी पाकिस्तान फर्स्ट, और जनरल मुशर्रफ ने नारा लगाया था पाकिस्तान फर्स्ट। लोगों ने बड़ा पसंद किया था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया भी बहुत आसानी के साथ यह नारा लगा सकता है इंडिया फर्स्ट? बड़ा आसान है ना। यानी वो तो बहुत धड़ल्ले से ये कह सकते हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए, इंडिया फर्स्ट जी, बाकी सब जाएं पीछे, जो मर्जी करें, भाड़ में जाएं, इंडिया जो है वो फर्स्ट है और हमने तो अपना। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी इससे कहीं ज्यादा बड़ी स्ट्रेटजी है भारत की। वो ये नहीं कहता कि इंडिया फर्स्ट, वो ये कहता है नेबर्स फर्स्ट, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब वो ये कहेंगे तो वो पूरे ग्लोबल साउथ के लीडर बनेंगे, और जब ग्लोबल साउथ को वो लीड करेंगे तो इंडिया ही फर्स्ट रहेगा ना। तो आप जरा उनकी स्ट्रेटजी देखें। किसी भी कंट्री के लिए बहुत कहना आसान है और कह देते हैं कंट्रीज के, हमारी जो है प्रेफरेंस वो तो अपने लिए, हमारा बेनिफिट सबसे आगे, हमारा वो इंटरेस्ट सबसे आगे। लेकिन वो फेल होते हैं, वो उस तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर पाते जैसे कि इस वक्त इंडिया कर पा रहा है। उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि हमारा हमसाया हमें बहुत हमसे करीब है। वैसे तो वो कहा जाता है ना कि जो दोस्त है उसको तो करीब रखें, लेकिन जो दुश्मन है उसको दोस्त से भी ज़्यादा करीब रखें, ताकि आप ये जान सकें कि उसके क्या इरादे हैं, क्या अज़ाइम है। लेकिन खैर, पाकिस्तान और इंडिया की हम बात करें तो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आता इस सिलसिले में। लेकिन जो ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर मोदी साहब की इमर्जिंग पावर है, वो काबिले दीद है। क्या बात है। आपने देखा कि कैसे उन्होंने साउथ एशिया की कंट्रीज़ को अपनी इस सेरेमनी में बुलाया, अपने तमाम तर इख्तलाफात पीछे रख के, साइड पर रख कर। मालदीव्स के लीडर को भी उन्होंने बुलाया, बहुत उनके साथ चलती रही उनकी, जो चलते देखा आपने साइड लाइन में जो दोनों की जो है आपस में। हालांकि मालदीव्स का तो कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से, लेकिन फिर भी होता रहा। और उसमें उनका ये कहना है कि चाइना जो है वो मालदीव्स में, और सिर्फ मालदीव्स ही नहीं बल्कि वो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसमें भी वो अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करता रहता है। ना सिर्फ रखता है बल्कि मज़ीद उसको गहरा भी करना चाहता है, क्योंकि चाइना की ये कोशिश होती है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पर भी, ग्लोबल साउथ में भी उसकी जो से है वो ज़्यादा हो और उसका इन्फ्लुएंस पड़े। तो इसको बड़े ही कामयाबी से, बड़े ही एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मोदी साहब ने और इंडिया ने इस तरीके से काटा है कि उन्होंने सबको बुला लिया और अपने करीब कर लिया। अपने दुश्मन को भी उन्होंने दोस्त से ज़्यादा करीब रखा। मुइज़्ज़ू को बुलाया उन्होंने। वो चाहते तो वो कहते लो, देखिए ना जिस तरह पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया उन्होंने। मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए कि वो किसी तरीके से इस इवेंट में शामिल होता और ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते। इससे अच्छे मौका पाकिस्तान के पास नहीं था, लेकिन वो गंवा दिया एज यूजुअल। हमेशा की तरह ये मौका भी जो है वो मिस हो गया, ये बस भी मिस कर दी गई। गो कि ऐसा लगा
नवाज शरीफ की ट्वीट से कि वो ये चाहते हैं कि हालात बेहतर हों, और जो कुछ उन्हें लिखा कि मिलकर जो है हेट और सबको पीछे रखा जाए, नफरत को भूल जाएं, प्यार बढ़ाएं, और इसमें दोनों कंट्रीज़ जो है ना सिर्फ ये कि भारत की 1.5 अरब की आबादी बल्कि पूरे खत्ते की आबादी को साथ लेकर चलें। लेकिन इसके लिए जो अमली कदम था वो नहीं उठाया जा सका। वो क्यों नहीं उठाया जा सका? उस पर किससे इजाज़त लेनी थी, किससे पूछना था, क्या करना था, वो सब आप जानते हैं। लेकिन उसके अंदर स्टेप तो पॉलिटिशियंस को ही लेना पड़ता है ना। जमहूरियत डेमोक्रेसी में तो स्टेप पॉलिटिशियन को ही लेना पड़ता है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो ये नहीं कर सकते। लेकिन इवन देन आपको जो है, आप कुछ कर पाएंगे तो कर लेंगे, वरना नहीं कर सकते आप। अच्छा, अब इसके अंदर डॉक्टर जयशंकर ने की फर्स्ट अपेयरेंस हमें नज़र आई मीडिया के सामने, और वोट टेकिंग सेरेमनी के बाद, अब क्योंकि ये टर्म में डॉक्टर जयशंकर ही इस ऑफिस को चलाएंगे, फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस जो है, और एक ऐसी उनकी एक्सपर्टीज़ हमें नज़र आती है कि भाई क्या बात है। उनका जो 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो मुंह से बोलता है कि कैसा ज़बरदस्त डिप्लोमेट है ये बंदा। और आप देखेंगे कि डॉक्टर जयशंकर की ये स्ट्रेटजीज असल में जो मोदी साहब की पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज हैं वही आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। और इस टर्म में जिसमें कि मैं देख रही थी एपी से लेकर तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा था कि अब जबकि कैबिनेट सामने आ गई है तो ये दिखाई देता है कि मोदी प्रिवेल्स, मोदी ने प्रिवेल किया है। यानी ये कि तमाम जो की मिनिस्ट्रीज़ हैं वो नरेंद्र मोदी साहब ने अपने पास रखी। यानी ये कि वो उसको जिस तरीके से चलाना चाहते हैं उसी तरीके से चलाएंगे, और उन्हीं की पार्टी के लोग उसके ऊपर फाइज हुए हैं। तो और इसके ऊपर उनके जो अलाइज हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है। ये पाकिस्तान की तरह की वो वाली नहीं है कि जैसे ही इलेक्शन होते हैं उसके बाद हुकूमतें बननी शुरू होती हैं तो ऐसा घमसान का रन पड़ता है कि दस्तों गरिमा होना शुरू हो जाते हैं, और अगर कोalition गवर्नमेंट हो तो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाती है। या एक दूसरे की वो जो एक रस्साकशी के साथ साथ घोड़े और गधे बेचने का भी जो काम शुरू हो जाता है, बोरियों के मुंह खुल जाते हैं और ख़रीदारी शुरू हो जाती है, और फिर अपनी टर्म्स पर छोटी छोटी पार्टियां भी बातें मनवाती हैं। ऐसा नहीं देखा हमने। देखें वहाँ पर भारत में जो डेमोक्रेसी है वो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ने बताया इलेक्शन में। और इलेक्शन के बाद भी आप ये देखें कि उनकी जो अलाइज उनके साथ शामिल हुए एक दो, उन्होंने कोई डिमांड ऐसी नहीं की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप जो मिनिस्ट्रीज रखना चाहते हैं वो रखें, और कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे कि ये हुकूमत, मुझे ऐसा लगता है कि बड़े सही तरीके से ये चलेगी। उनकी कोई ऐसा मसला नहीं आएगा जैसे कि पाकिस्तान में आता है 2.5 साल के बाद हुकूमत ख़त्म करने का। लेकिन चलें, ये तो एक और टॉपिक है। हम अब इस वक्त बात करेंगे कि डॉक्टर जयशंकर जब आए हैं इस वोट टेकिंग के बाद पहली मरतबा फिर हुए मीडिया के सामने, तो पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने बात की। डॉक्टर जयशंकर ने आते ही पाकिस्तान के ऊपर बात कर दी है। और वो इसलिए कि आपको पता है कि जो मीडिया पर्सन्स हैं वो तो पाकिस्तान के हवाले से सवाल ना करें, कैसे हो सकता है। तो उनसे जो सवाल किया गया, वैसे तो उनसे ये सवाल भी किया गया नवाज शरीफ के हवाले से कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने, मैंने कहा है ना कि हर तरफ नवाज शरीफ की ट्वीट चल रही है और लोग उसके बाद बात करें। तो जो एक जर्नलिस्ट वहाँ पे जो रिपोर्टर थे उन्होंने से पूछा कि नवाज शरीफ ने ट्वीट किया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने बड़ा कहा है, बड़ी अच्छी तरीके से बात की है। तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यहाँ एक्स पर उन्होंने की है, उनका जवाब भी दे दिया गया, वो भी आप जाकर देख लें। उनका यही कहना था कि जवाब ही दे दिया गया। तो वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा पिछला प्रोग्राम उठाकर देख लीजिए आप, अगर आपने नहीं देखा, कि उसके अंदर हमने उसकी बात की है जो नवाज शरीफ ने मुबारकबाद भेजी थी नरेंद्र मोदी को, और उनकी तरफ से जवाब दिया गया था। क्या जवाब दिया गया था मैंने आपको बताया। लेकिन डॉक्टर जयशंकर से सवाल किया गया पाकिस्तान और चाइना के हवाले से और बहुत सारे सवालों के बीच। उसका उन्होंने क्या जवाब दिया पहले आप ज़रा सुन लीजिए, फिर मैं चाहूँगी कि मैं इसके ऊपर अपना थोड़ा सा तज्जिया भी पेश कर दूँ। चीन के बारे में हम तो, हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं। हाँ, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. So डॉक्टर जयशंकर ने ओथ लेने के बाद पहली बार जब पाकिस्तान की बात की
तो दहशतगर्दी की बात कर दी है। दहशतगर्दी से उन्होंने जोड़ा है, आतंकवाद से जोड़ दिया, और उनका कहना यह है कि वही जो पॉलिसी हमेशा रहती है वो वही है कि इसमें दहशतगर्दी का है मसला, और इसको कैसे हम रिजॉल्व कर पाएंगे और कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे, इसमें हमारे लिए पाकिस्तान के साथ सिर्फ यही पॉलिसी है। देखिए ना, इससे पता ये चलता है कि उनका मालदीव्स के साथ कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस सेरेमनी में उनको ना बुलाया। ऐसा नहीं हुआ कि मालदीव्स भी पीछे हट गया और कहे कि जाओ भाई, हम नहीं करते तुमसे बात, हमारा तो ये है, या उनके बीच, दोनों के बीच दहशतगर्दी शुरू हो जाए। नहीं, तो फिर ऐसा क्यों है कि एक नेबर ऐसा है कि जिसके साथ ऐसा है? अब ना तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ हैं, ना इंडिया के साथ हैं, तो इंडिया के बांग्लादेश के साथ भी हैं, और बाकी तमाम कंट्रीज के साथ हैं, श्रीलंका, मालदीव। मैंने बताया कि जिन जिन के साथ नहीं भी अच्छे उनको भी उन्होंने बुलाया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया, और पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी कोशिश भी नहीं की गई। तो ये चीज़ हमें ये बताती है कि हमें अगले 5 साल पाकिस्तान के साथ भारत के जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, वो वैसे ही मिलेंगे जैसे कि पहले थे, और इसमें कोई तब्दीली आने की कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कोई ऐसा ही कुछ हो कि तब्दीली आ जाए और अच्छाई की तरफ तब्दीली हो, पॉजिटिव तब्दीली हो, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा। लेकिन ये तो शायद 0.00 समथिंग, पता नहीं कि 1% से भी कम ही इसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नज़र आती हैं। वो कहा जाता है कि अगर नवाज शरीफ जो हैं वो इसको संभालें तो फिर वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जो कि वो इस तरह का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल चलें, इसके ऊपर जो है वो जो भी हुकूमत आएगी तो वो कैसे संभालेगी, यानी उसको तो संभालने के लिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के लिए आप जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये वाली पॉलिसीज़ नहीं बन सकती। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये देखा है कि उनकी वो बहुत ही इम्प्रेसिव सेरेमनी, ओथ टेकिंग सेरेमनी, वो एक ग्लोबल इवेंट की शक्ल ले लेती है, और उस ग्लोबल इवेंट में नरेंद्र मोदी साहब ग्लोबल साउथ के लीडर बनकर सामने आते हैं। वो पहले ही हैं, हमने पहले भी कई मरतबा बात की है, लेकिन अब लिटरली उन्होंने ये साबित कर दिखाया है, और इसको, इस इवेंट को इस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है, ऐसी उनकी स्ट्रेटजी रही है कि उन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि आई एम द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, मैं ग्लोबल साउथ को चलाने वाला हूं और मैं इसको चलाऊंगा। और इसी के साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी, अभी इसके अंदर उन्होंने जो है वो तमाम लीडर्स को नहीं बुलाया अफ्रीकन कंट्रीज़ के, लेकिन आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो ऐसे ऐसे इवेंट करेंगे, इंडिया ने ऐसे ऐसे इवेंट कर डालने हैं इस टर्म में अपनी। आप देखिएगा कि मोदी साहब ने किस को बुला डालना है, मतलब देखते के देखते रह जाओगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो पाकिस्तान तो उसमें, पाकिस्तान इज़ नोवेयर, कहीं नज़र नहीं आ रहा कि कहीं पर भी ऐसे किसी इवेंट में पाकिस्तान शामिल होगा। कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स अब स्टार्ट होने जा रही हैं इंडिया में, जो कि आप देखेंगे कई साल तक ये जारी रहेंगी, जो जो कुछ वहाँ पे। लेकिन उसमें जाहिर है कि आप ना तो शामिल होना चाहते हो, ना शामिल किया जाएगा आपको। कोई भी कंट्री जो नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता, और वो समझता है कि देखें ना, अब जो उनके साथ एग्रीमेंट्स पूरी दुनिया के होंगे उसमें आप तो शामिल नहीं होंगे, जबकि उसमें ग्लोबल साउथ भी शामिल होगा और उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ भी शामिल होंगे, लेकिन एक मुल्क शामिल नहीं होगा जो कि नहीं होना चाहता। तो अब ये पाकिस्तान को सोचना है कि उसने किस तरफ रुख करना है, या उस शामिल होना है या नहीं होना। ये बात याद रखिएगा कि ये नहीं कहा जा सकता पाकिस्तान इसलिए नहीं हो रहा शामिल क्योंकि चाइना का डर है। नहीं, चाइना तो खुद ट्रेड कर रहा है इंडिया से। चाइना और इंडिया के बीच तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आप समझे है ही नहीं। एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसको बस है वो ट्रेड ख़त्म करेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा के कभी भी नहीं। चाइना कभी ट्रेड ख़त्म नहीं करना चाहेगा उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। खुद वो अच्छे टर्म्स पर है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसके टर्म्स इंडिया के साथ कभी भी ना अच्छे होने देता है कोई, और ना वो रखते हैं, और ख़ुद भी नहीं है वो ज़ाहिर है कि रखना चाहते हैं। तो जनाब, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी।